बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बर्ड फ्लू पर पशुपालन राज्य रेखा मंत्री ने की बैठक में मंत्री ने कहा प्रदेश में पोल्ट्री सेक्टर बर्ड फ्लू से सुरक्षित। रानीखेत पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी पर चुनाव को कर रही मोदी बनाम स्थानीय। महामंडलेश्वर कैलाशनाथ गिरी का हुआ पट्टाभिषेक, राज्यपाल समेत यूपी हरियाणा से पहुंचे कई संत। संजीवनी बूटी कही जाने वाली कोरोना वैक्सीन पहुंची उत्तराखंड, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के मुताबिक अभी तक प्राप्त हुई 1,13,000 डोज। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दी दस्तक, राजधानी देहरादून में पहला मामला आया सामने, दिल्ली से आई जांच रिपोर्ट में मिला नया स्ट्रेन। केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, कुछ दिनों से कोहरे से मिलने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 33 करोड़ की आबादी में कल तक 3,89,000 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ और 24 करोड़ की इस आबादी में कल तक कुल मौतें हुई हैं मात्र 8,000। 3,89,000 और 8,000, ये है रिजल्ट दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन का। और मैं इसलिए इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, एक सामूहिक प्रयास, टीम वर्क जीवन में अगर हम करना सीख जाएं, एक सत्प्रयास हर एक स्तर पर प्रारंभ हो तो वह सदैव घनीभूत होता हुआ उसके परिणाम सामने आते हैं। और रोटरी क्लब उस टीम वर्क का ही एक नाम है, जिन्होंने सदैव उस भाव से, सद्भाव से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर जो 2 अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई हैं इस चिकित्सालय में, रोटरी क्लब ने एक ब्लड डॉपलर, दूसरा एक डिजिटल एक्सरे मशीन। आपने देखा होगा इन मशीनों की अहमियत कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ने में किस प्रकार से सहायक हो सकती है, दैनिक जीवन में भी कैसे हो सकती है। हर एक स्तर पर उसकी उपयोगिता को हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अरविंद विक्रम चौधरी जी को, के श्रीवास्तव जी को और रोटरी क्लब से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित पदाधिकारी और महानुभावों को इस पुनीत कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और गोरखनाथ चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो एक प्रयास कर रहा है, यह एक अच्छा प्रयास है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के मानवीय कल्याण के इस पक्ष को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से यहाँ पे ब्लड डॉपलर और एक्सरे मशीन के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर रोटरी क्लब को धन्यवाद देता हूँ। गोरखनाथ चिकित्सालय के साथ जुड़े हुए सभी चिकित्सकों को, यहाँ के प्रबंधन को, यहाँ के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी अन्य कर्मी हैं, उन सबको इसके प्रति हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ लेने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। हमारा भी आपका आशीर्वचन हमको प्राप्त हुआ, इसके लिए हम सब लोग आपके आभारी हैं, ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं और हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और कार्यक्रम के अंत में मैं आदरणीय प्रोफेसर यूपी सिंह जी से, जो कि अध्यक्ष है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, उनसे निवेदन करता हूँ कि धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त देहरादून से। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो रही है। तो आपको बता दें कि जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति को लेकर बैठक की जा रही है, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और देहरादून मेयर मौजूद हैं।
वहीं डीएम सहित विभागीय अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त देहरादून से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है। वहीं विकास के मामलों में देहरादून दूसरे पायदान पर है, ये बात वहां के डीएम ने कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त देहरादून से। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नए कृषि कानून पर विरोध जारी। कुछ ही देर में कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यालय से राजभवन के लिए निकलेंगे सैकड़ों कांग्रेसी। तो आपको बता दें कि कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस एक बार फिर घेराव करने जा रही है, जहां कुछ ही देर बाद कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सभी कांग्रेसी इकट्ठे होकर घेराव की तैयारियों में जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग राशि दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने का अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र प्रचारक प्रमुख, क्षेत्र कार्यवाहक समेत कई वरिष्ठ लोगों ने मुख्यमंत्री से भेंट की। कुंभ मेले का आगाज हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कुंभ मेले को लेकर सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य का काम चलाया गया था, जिससे उत्तराखंड में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। मंगलौर NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग के गंगनगर पर बना पुल का एक बड़ा हिस्सा पीछे से कई माह से क्षतिग्रस्त है। इस पुल से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं और अब कुंभ मेले के चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसी मार्ग से होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक विभाग के अधिकारियों ने इस पुल की सुध नहीं ली है। पुल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जबकि कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सरकार ने किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए थे, लेकिन 2 माह से जर्जर अवस्था में बना पुल विभाग की लापरवाही को उजागर कर रहा है। जबकि कुछ साल पहले ही इस पुल का निर्माण कराया गया था, लेकिन कुछ ही दिन बीत जाने के बाद पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे विभागीय अधिकारियों ने कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। तब से ही खराब है, पहले दूसरी तरफ से टूट गया था, वो अब ठीक हुआ तो अब इधर गड्ढा हो गया और वो इतना खतरनाक है। रोज़ मैं भी उसी से गुजरता हूँ और बहुत लाखों वाहन वहाँ से रोज़ गुजरते हैं। नेशनल हाईवे है और स्थानीय लोग भी गुजरते हैं, एक भय का माहौल रहता है। तो ये कर्मचारियों की, अधिकारियों की लापरवाही है जो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बैरिकेटिंग लगा दी तो बैरिकेटिंग लगाना तो समाधान नहीं है ना, उसे ठीक कर देना ही चाहिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सरकार भी कुंभ मेले को सफल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन कुछ विभाग सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मंगलौर के गंग नहर पर बने पुल पर खड़े हैं। कई महीनों से ये पुल टूटा हुआ है कुछ जगह से, लेकिन जो जिम्मेदारी विभाग है उससे और कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पुल जो है गंग नहर के ऊपर पुल बनाया गया है। कई महीने से ये टूटा हुआ है, खस्ता हाल है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन अभी तक ये जो कई महीनों से पुल टूटा हुआ है इसको सही नहीं कराया गया है। यह जिम्मेदार विभाग कोई बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर।
लक्सर में 17 फुट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ दिया है, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। आपको बता दें, लक्सर हरिद्वार रोड पर स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री के पास विशालकाय अजगर देखने से लोगों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री कर्मचारी ने वन विभाग को तत्काल इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर पथरी के जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें आपको कि लक्सर क्षेत्र में आए दिन अजगर मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही दो विशालकाय अजगर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़े थे। वहीं वन रेंजर गौरव अग्रवाल ने बताया कि सीमेंट फैक्ट्री के पास विशालकाय अजगर की सूचना मिली थी, जिसको रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 17 फीट बताई जा रही है और 2 अन्य जगहों से भी 2 अजगरों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनको भी सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ दिया गया। पकड़ रहे हो, 3 बता रहे हो। ये अजगर की आज सूचना मिली थी हमें। 3 अलग अलग जगह से अजगर रेस्क्यू किए गए हैं। एक अजगर श्री सीमेंट फैक्ट्री से 11 बजे के लगभग किया गया, ये 17 फुट लंबा था। दूसरा अजगर मुंडाखेड़ा कला से रेस्क्यू किया गया था, इसकी लंबाई लगभग 20 फुट से ज़्यादा थी। और तीसरा अजगर जो था ये भी श्री सीमेंट फैक्ट्री से किया गया था रेस्क्यू। लक्सर के भोगपुर के जंगलों से निकलकर एक हाथी रामपुर राजगढ़ के रणजीतपुर के पास खेतों में पहुंच गया। जैसे ही इस हाथी को ग्रामीणों ने देखा तो गांव में अफरा तफरी मच गई। खेतों में काम कर रहे लोग घर की ओर दौड़ पड़े। हर कोई इस मस्त हाथी से अपनी जान बचाने के लिए दर दौड़ रहा था। हालांकि हाथी ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद हाथी का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने वन रेंजर गौरव अग्रवाल से खास बातचीत की। लक्सर वन विभाग को कुछ ग्रामीणों द्वारा, निरंजनपुर के गांव के ग्रामीण थे, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि हाथी को लेकर के हाथी गांव जो ग्रामीण हैं उनके खेतों में घुस आया है। उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ में लक्सर वन रेंजर गौरव अग्रवाल जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है जो हाथी है उसको लेकर के? ये सुबह के समय ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि हाथी गाँव में घुस आया है और यूजुअली कंकर खाता के आसपास हाथी की उपस्थिति नहीं थी पहले। तो ये हाथी जो था ये अपने झुंड से अलग हो गया था और इस कारण से ये वापस जाने में इसको दिक्कत आ रही थी। तो हमारी जो रेस्क्यू टीम है लक्सर अनुभाग की और भोगपुर अनुभाग की, इन दोनों टीमों ने सफलतापूर्वक इसको आबादी क्षेत्र से दूर करके जो फतवा के पास हमारा वन क्षेत्र है वहाँ पर गंगा नदी पार करा के इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया। सर, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाथियों का ज़्यादा आना जाना लगा रहता है गंगा के किनारे, तो उसको लेकर के क्या वन विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है ताकि परेशानी न हो? जी हाँ, इसके लिए वन विभाग पूर्णतया जो आसपास के ग्रामीण हैं इनको जागरूक किया जा रहा है और साथ में सोलर फेंसिंग भी की जा रही है। एक और अलग अलग तरह से हम विभिन्न तरह के प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हाथियों की उपस्थिति वहाँ पर कम हो और जो नुकसान है ग्रामीणों का उसको भी कम किया जा सके। तो हमारे साथ में जो वन के कर्मचारी हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया है हाथी का, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरीके से जो रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि हाथी का रेस्क्यू करना बहुत कठिन है, ग्रामीणों की जो एक जनसंख्या थी वो भी काफ़ी थी वहाँ पे। ग्रामीणों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी जिससे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आपको पता ही है जनता नहीं मानती उस चीज़ को, लेकिन फिर भी हमने उनका बहुत वो करा। तो ये थे हमारे साथ में वन कर्मचारी और वन रेंजर जिन्होंने बताया कि हाथी को रेस्क्यू कर जो है गंगा किनारे जो है कर दिया गया है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। खबर रानीखेत से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने निजी कार्यक्रम को लेकर पहुंचे और प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा एक ही रणनीति बनाकर चल रही है। वो हर चुनाव को मोदी बनाम स्थानीय कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस से सीएम का कोई भी चेहरा बनाया जाए तो मैं उसके साथ हूं। हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है। हर चुनाव को मोदी बनाम स्थानीय कर रही है।
और उससे उनको चुनाव में बड़ा एडवांटेज मिलता है। हम चाहते हैं उनकी जो ये स्ट्रेटजी है, जो ये लाइन है, उस लाइन को हम अपनी लाइन से डिस्टर्ब कर दें। और वो तभी हो सकता है जब हम लोकल मैन भर से लोकल मैन, लोकल इश्यूज भर से लोकल इश्यूज करें। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में लगातार बढ़ते बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए राजधानी देहरादून में राज्य स्तर पर बर्ड फ्लू से बचाव के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पोल्ट्री व्यवसाय से संबंधित लोगों को बर्ड फ्लू से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में पोल्ट्री फार्म पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू से के दृष्टिकोण से पोल्ट्री और बतख सेक्टर पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर वन विभाग और पशुपालन विभाग लगातार एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, राज्य से आए हुए चिकित्सक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मैं कह सकती हूँ कि यदि पोल्ट्री सेक्टर की बात करते हैं उत्तराखंड के परिवेश में, तो बर्ड फ्लू का कहीं पे भी प्रभाव नहीं है। हमारे पोल्ट्री फार्म पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल डेथ की भी हम लोगों ने सैंपलिंग की है और वो सैंपलिंग हमने IVRI बरेली भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट संभवतः आज शाम या कल तक में हमें उपलब्ध हो जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड बर्ड फ्लू के दृष्टिकोण से पोल्ट्री सेक्टर, बतख सेक्टर दोनों सुरक्षित है, लेकिन जो हमारे जंगली पक्षी हैं उनमें बर्ड फ्लू का आगाज़ है और उनकी मरने की घटनाएं लगातार हम लोग देख रहे हैं। खबर सितारगंज से है, जहां उप जिलाधिकारी सितारगंज मुक्ता मिश्रा की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए CHC सितारगंज की डॉक्टर अभिलाषा और डॉक्टर मयंक पांडे के साथ क्षेत्र के प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर अभिलाषा ने बताया कि जैसे कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वैक्सीन पूरे भारत में 16 जनवरी को लगनी शुरू हो रही है, उसी को लेकर कोतवाली में एक बैठक रखी गई है और जनता के बीच वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा धर्म गुरुओं को बताया गया कि कोरोना की वैक्सीन को सबसे पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर तथा कर्मचारियों को व पुलिस विभाग को, नगर पालिका कर्मचारियों को, पत्रकारों को वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। जैसे सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 16 जनवरी से वैक्सीन लगना पूरे देश में शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि सबसे पहले हेल्थ वर्क, फर्स्ट लाइन वर्कर में जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, अदर स्टाफ हो गया, उनको लगाया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट लाइन वर्कर में जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ आता है, हमारा पुलिस स्टाफ आता है, नगर पालिका स्टाफ आता है, हमारे प्रेस रिपोर्टर्स आते हैं जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स में आते हैं, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन करा जाएगा। टीकाकरण जो स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में जागरूकता बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सितारगंज के स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। CHC सितारगंज से जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने टीकाकरण की प्रक्रिया और उसके बारे में जो सवाल जवाब हुए उनके बारे में डिटेल में बताया। खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल में वैक्सीन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का कार्यक्रम पूरे देश में शुरू होने वाला है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो बता दें कि इस वक्त कोरोना वैक्सीन देश के अलग अलग स्थानों पर पहुंच चुकी है और 16 जनवरी से इसके पहले चरण के वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल में मौजूद है, जहां तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, जिसको लेकर तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम अधिकारी व डॉक्टर मौजूद हैं। वहीं एक्सरे विभाग की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल में कमरा नंबर 13 में मौजूद है, जहां वह निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं गोरखपुर मॉडल ब्लड बैंक का भी लोकार्पण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ब्लड बैंक का इस वक्त लोकार्पण किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जहां उनके साथ तमाम अधिकारी व डॉक्टर मौजूद हैं। तो अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा, जो जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। तो अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2013 की केदारनाथ आपदा में बही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को दोबारा पुनः स्थापित करने के संबंध में दायर जन याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि समाधि को 1 साल के अंदर पुनः स्थापित किया जाए। साथ ही याचिकाकर्ता को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर समाधि 1 वर्ष के अंदर पुनः स्थापित नहीं होती तो फिर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। पूर्व में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को राज्य सरकार 1 वर्ष के भीतर पुनः स्थापित करे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ हाईवे के रुद्रप्रयाग संगम स्थित सुरंग पर इन दिनों तेजी से कार्य हो रहा है, जो 15 दिन में पूरा किया जाएगा, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही भी यहां पर शुरू हो जाएगी। बता दें कि रुद्रप्रयाग के संगम बाजार में केदारनाथ हाईवे पर 60 मीटर लंबी सुरंग स्थित है। वर्षों से देखरेख न होने के कारण सुरंग क्षतिग्रस्त हो गई थी। सुरंग के 21 मीटर हिस्से से लगातार पत्थर गिर रहे थे और किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ था। लगभग 1.5 माह पूर्व एनएच ने सुरंग से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी और सुरंग के ट्रीटमेंट का काम शुरू किया गया। हालांकि अभी भी सुरंग का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाया है। अभी क्षतिग्रस्त हिस्से के प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। चल ही रहा है सर, आपको पता ही है कि काम तो पूरी सेफ्टी के साथ कर ही रहे हैं हम लोग, और जहाँ तक है कि इसको 10 से 15 दिन के अंदर इसको फारिग करेंगे काम। पूरी तेज़ गति से चल रहा है। वैसे आप देखे हुआ लड़के लोग लगे हुए हैं, और जहाँ तक है मुश्किल से मैक्सिमम हमारे को इसको तो 2-1 दिन में फाइनल कर देंगे अंदर के पोर्टल को। बाहर का पोर्टल के 10 से 15 दिन लगेंगे हमारे। टोटल कितने दिन में पूरा काम? मैक्सिमम 10 से 15 दिन। कुंभ मेले के लिए उत्तराखंड में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम सीमाओं पर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी तैनात किया गया है। वहीं कोरोना काल के चलते सभी यात्रियों से मास्क लगाए रहने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने की भी अपील की जा रही है। सुरक्षा को लेकर के न्यूज संवाददाता ने सीओ से खास बातचीत की।
कुंभ मेले का आगाज़ हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। मेरे पीछे देखा जा सकता है यहाँ काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से खड़े हुए हैं। हमारे साथ मंगलोर सीओ भी हैं, उनसे जानेंगे कि सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था की गई है। सीओ साहब, जैसे कुंभ मेला स्टार्ट हो चुका है, सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के प्रचुर इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ साथ जैसे जो बॉर्डर एरिया है, अभी हम लोग बॉर्डर एरिया में हैं, तो यहाँ भी चूँकि मकर संक्रांति का आज पहला स्नान था और देश विदेश से श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए माँ गंगे में आ रहे थे, तो मुख्य रूप से ये है चूँकि कोविड का काल चल रहा है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क का प्रयोग करें। इस चीज़ को भी हम इंश्योर कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भी टीम लगी हुई है जो लगातार लोगों का रैंडम उस तरीके से चेकिंग कर रही है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का पालन नहीं लगा रहे हैं उनके लिए पुलिस इन्फोर्समेंट की कार्रवाई लगातार कर रही है। तो ये तो मंगलोर से सीओ अभय प्रताप इनका यही कहना था कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सतर्क है। लेकिन इसके लिए अकील अहमद, मंगलोर। उधम सिंह नगर के गदरपुर में किसानों द्वारा कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मंत्री अरविंद पांडे के आवास का घेराव किया गया। वहीं मंत्री के आवास के बाहर पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा मंत्री की सुरक्षा में भारी फोर्स को तैनात किया गया। आंदोलन पे देखिए, ये जो काला कानून भारत सरकार ने जो पास किया, इसका विरोध आज से नहीं है। जब ये कानून बना था तब से विरोध हो रहा है और हम लोग तब से विरोध कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब और हरियाणा के किसानों का, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आज पूरे देश में ये आंदोलन फैल चुका है। उसी की कड़ी में आज हम लोग गदरपुर ब्लॉक में किसानों को एक ट्रैक्टरों की एक रैली निकालकर इसका विरोध कर रहे हैं। हजारों के ट्रैक्टर इसमें शामिल है और दूसरे वाहनों से कार, मोटरसाइकिल तो और है ही। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।